नमस्ते दोस्तों। मैं मौर्य अखिलेश कुमार आज प्रश्न पत्र 6 लेके आया हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, किस बल के कारण वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। एक प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु है जब अपने एक अक्ष यानी कि केंद्र के चारों ओर घूमती है तो उस पर कौन सा बल लगता है। ठीक, तो इसमें केंद्रानुवर्ती बल, प्रतिवर्ती बल, अनुशासित बल और गुरुत्व बल। तो इसमें जो ऑप्शन सी अनुशासित बल है वो किसी प्रकार का बल नहीं होता है। अगर हम गुरुत्व बल की बात करें तो गुरुत्व बल एक पृथ्वी द्वारा लगाया गया किसी भी वस्तु पर बल है जिसको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करते खींचती है, जिसकी दिशा ऊपर से नीचे की ओर होती है और ये बल वस्तु के केंद्र मध्य बिंदु में लगता है, जिसको हम गुरुत्व मध्य भी कहते हैं। और उसी बिंदु पे उस वस्तु का संतुलन होता है, समस्त भार केंद्रित रहता है। ठीक, और एक ऑप्शन बी है प्रतिवर्ती बल। प्रतिवर्ती बल और ऑप्शन 1 केंद्रानुवर्ती बल। जब कोई वस्तु या पिंड किसी अक्ष के परितः घूमता है तो उस पर दो प्रकार का मुख्य रूप से बल काम करता है, केंद्रानुवर्ती बल और प्रतिवर्ती बल। प्रतिवर्ती बल जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब पिंड अक्ष के परितः घूमता है तो दो प्रकार की उसमें गति होती है। एक होती है वृत्तीय गति और दूसरी होती है रेखीय गति। तो जो प्रतिवर्ती बल होता है वो उस पिंड को उसके अक्ष से बाहर की ओर एक रेखीय गति में लेके जाने का प्रयत्न करता है, यानी कि केंद्र से उसको दूर खींचता है। और जो केंद्रानुवर्ती बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो उस पिंड को अक्ष की ओर खींचे रहता है, जिससे वो पिंड अपने अक्ष के परितः चारों ओर घूमता है। ये दोनों बल एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर जो बल ज़्यादा अधिक हो जाता है वो उस पिंड को अपनी ओर खींच लेता है। अगर प्रतिवर्ती बल ज़्यादा लगता है तो पिंड वृत्तीय गति में न करके सीधी एक रेखा में गति करने लगेगी। और वहीं केंद्रीय अनुवर्ती बल जो है वो अगर अधिक हो जाती है तो जो पिंड होता है, वस्तु होता है, वृत्ताकार पथ पर चक्कर वो सीधे अक्ष के पास पहुंच जाती है। तो इसमें जो वस्तु है वो केंद्रानुवर्ती बल के कारण अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। प्रश्न संख्या 2 है, एक प्रकार की गति जब बार बार होती है तो कहलाती है दोलन गति, परावर्तित गति, प्रक्षेप्य गति और रेखीय गति। ऑप्शन डी है रेखीय गति। जब कोई पिंड एक सीधी परिपथ रेखा में पथ पर गति करती है तो उसको हम रेखीय गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति क्या है? जब किसी वस्तु को हम बलपूर्वक फेंकते हैं या उसको धक्का देते हैं और वो वस्तु हवा के माध्यम से हवा में ऊपर होकर दूर तक जाती है तो उसकी जो वो गति कहलाती है उसको हम प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और जो इसका पथ होता है उसको हम प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। और जिस कोण से ये जाते हैं उसको प्रक्षेप्य कोण कहते हैं। ऑप्शन ए दोलन गति। दोलन गति जब कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित कोणीय पथ पर बार बार गति करता है एक ही पथ पर और उसका जो कोणीय परिवर्तन है वो निश्चित होता है। जैसे झूला का झूलना और जिम्नास्टिक में पामेल हार्स पे झूलना। एक व्यक्ति जब रास्ते में चलता है तो उसके हाथ पैर की जो गति होती है वो दोलन गति हो जाती है। और ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का सही उत्तर है परावर्तित गति। परावर्तित गति वह गति होती है जब
कोई भी गति एक ही स्थान पर बार बार दोहराई जाती है और उस गति में बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसको हम परिवर्तित गति कहते हैं। जैसे कि हम बास्केटबॉल को ड्रिबल करना या फिर स्कीपिंग करना, जैसे रस्सी का कूदना होता है, ये परावर्तित गति में आती है। प्रश्न संख्या 3 है, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन गति कहाँ पर होती है? हमारे गतियों में ये दो प्रकार की भी गतियाँ होती है, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रकार की गति है। जब हमारी कंधा एक दूसरे की ओर खींचता है यानी कि सिकुड़ता है और उसका जो स्कैपुला होता है, दोनों स्कैपुला एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वो स्थिति प्रोटेक्शन कहलाती है। यानी कि शरीर की एक सुरक्षात्मक स्थिति में जब लाया जाता है तो वो प्रोटेक्शन स्थिति हो जाता है। उस स्थिति में दोनों हमारा स्कैपुला एक दूसरे से दूर जाते हैं। और रिट्रैक्शन गति जब हम एक सीधे खड़े होकर चेस्ट को आगे की साइड करते हैं तब उस स्थिति में हमारा जो स्कैपुला एक दूसरे के पास में आते हैं तो वो गतियों को हम रिट्रैक्शन कहते हैं। और ये गतियाँ दोनों गतियाँ कंधे पे ही होती है, इसलिए इसका प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी कंधे के जोड़ पे है। नितंब के जोड़ मतलब कुल्हे का जो जोड़ होता है उसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं, जिस पर लगभग सभी प्रकार की फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सरकमडक्शन मोशन होता है। और जो कोहनी की जोड़ या घुटने की जोड़, जिसको हम हिंग्स जॉइंट या कब्जेदार जोड़ कहते हैं, इस पे सिर्फ दो प्रकार की गतियाँ होती है, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। ठीक। प्रश्न संख्या 4 है, शरीर में उत्तोलक के रूप में कार्य करते हैं। उत्तोलक एक प्रकार का यांत्रिकी मशीन है जिसके माध्यम से हम अपने काम को आसानी से करते हैं और सरलता से या शीघ्रता से किया जा सकता है। जैसे एक ठेला गाड़ी होता है, उस पर अधिक वजन रख के भी हम आसानी से ले जा सकते हैं। कैंची हुआ, तराजू हुआ, ये उत्तोलक के प्रकार होते हैं। ये 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और तृतीय प्रकार का उत्तोलक। जिसमें पहला जो उत्तोलक होता है प्रथम प्रकार का, इसमें जो अक्ष होता है वो बल और भार दोनों के बीच होता है। 3 चीज़ें होती हैं इसमें। एक एक्सिस होता है जिस पे हमारा उत्तोलक टिका होता है, गति करता है। एक दूसरा भाग होता है भार, जो हम भार उस पे रखते हैं वो भार होता है। और तीसरा चीज़ होता है बल, जहाँ से हम उसको बल लगाते हैं। तो यहाँ जो पहले प्रकार का उत्तोलक होता है उसमें जो फलक्रम होता है बल और भार के दोनों के बीच में होता है। और जैसे तराजू हो गया। और द्वितीय प्रकार का जो उत्तोलक होता है उस उत्तोलक में जो हमारा एक्सिस होता है और एक्सिस और बल के बीच में भार आ जाता है। जैसे हमारा सरौता हुआ तो एक साइड सबसे आगे वाली साइड जो होता है एक्सिस बन जाता है और जहाँ से हम उसको दबाते हैं वहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं और बीच में जो रख के काटने वाला होता है वो भार होता है, वहाँ पे जो बल लगाया जाता है, तो इसलिए वो सरौता हो जाता है या कचरा ढोने वाली गाड़ी हो जाती है। और तीसरे प्रकार का उत्तोलक में जो होता है उसमें जो बल होता है वो एक्सिस और भार के बीच में हो जाता है। जैसे बात करें हम चिमटा की, जब चिमटे से कोई चीज़ पकड़ते हैं तो वहाँ पे तीसरा प्रकार का उत्तोलक लगता है। तो
जब हम ऑप्शन की बात करते हैं, लंबी अस्थि, छोटी अस्थि, चौड़ी अस्थि या सभी इनमें से कौन उत्तोलक का काम करते? तो जो ऑप्शन सी है चौड़ी अस्थि, उसका काम होता है शरीर के अंगों का सुरक्षा प्रदान करना। जैसे हमारी खोपड़ी हो गई, सिर की अस्थि, पसलियाँ और स्कापुला, ये सब चौड़ी होती है, जिससे हमारे अंदर के जो आर्गन है उसको सुरक्षा प्रदान करती है। छोटी अस्थि का कार्य होता है बल प्रदान करना, जिससे हमारे कलाई का या टखने का जो अस्थि होती है छोटी होती है, यहाँ से बल पैदा होता है। और जो लंबी अस्थि होती है ये शरीर में उत्तोलक का काम करती है, जिससे काम आसानी से हो जाता है। जैसे हमारे टिबिया, फिबुला, फीमर, रेडियस, ये सब बोन उत्तोलक का काम करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए लंबी अस्थि। अब प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। कितने अवधि में मसल एट्रोफी आ जाती है? 4 दिन, 17 दिन, 10 दिन, 30 दिन। 3 चीज़ें होती हैं, मसल हाइपोट्रॉफी, मसल डिस्ट्रॉफी और मसल एट्रॉफी। तो जो हमारी मसल हाइपोट्रॉफी कहलाती है, वो उस स्थिति में मसल्स जो होता है हमारा आकार बढ़ता है, उसमें बल बल यानी शक्ति बढ़ती है, वो स्थिति मसल हाइपरट्रॉफी कहलाती है। फिर दूसरा मसल एट्रॉफी, जब हम एक्सरसाइज वगैरह छोड़ देते हैं तो मसल्स का आकार घटने लगता है, उसके साथ ही बल भी घटने लगता है, शक्ति हमारी घटने लगती है, तो वो स्थिति मसल एट्रॉफी कहलाती है। फिर उसके बाद एक स्थिति आती है मसल डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती है बेहद कमज़ोर हो जाती है, इस अवस्था को हम मसल डिस्ट्रॉफी कहते हैं। और ऐसा ये जो मसल एट्रॉफी का कारण होता है, जिससे हम लगातार मसल्स का उपयोग न करना, मतलब एक्सरसाइज न करना, कुपोषण हो जाता है, चोट लग जाती है, उम्र बढ़ने की वजह से हो गया, अगर कोई मांसपेशी कमज़ोर हो गई इसलिए मसल एट्रॉफी हो जाती है। फिर इसका कारण ये होता है कि जब हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो वहाँ का हमारा जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है वो बर्न होना बंद हो जाता है, और वहाँ पे जो प्रोटीन होता है और भी अधिक मात्रा में इकट्ठा होने लगता है। यही कारण है मसल एट्रॉफी का, प्रोटीन का सबसे ज़्यादा इकट्ठा हो जाना। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो रिसर्च की बात करें तो मसल एट्रॉफी होता है जब हम लगातार 3 हफ्ते या 2.5 हफ्ते तक एक्सरसाइज न करें, तो संबंधित मांसपेशियों में मसल एट्रॉफी की समस्याएं आने लगती हैं। तो इस ऑप्शन में एग्जैक्ट 3 हफ्ता न दे के उसके निकटतम दिन दिया उस पे जाएंगे, तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन बी 17 दिन होगा। प्रश्न संख्या 6 है, किसी गेंद के घूर्णन से प्राप्त होता है। यानी प्रश्न कह रहा है जब कोई गेंद घूम रही है तो उससे हमको क्या मिलता है? वक्र मार्ग देती है, बल का प्रयोग से प्रतिरोध पैदा करता है, पार्श्व गति यानी कि जो पार्श्व सॉरी वो गलत टाइप है, उसमें पार्श्व गति में तेज चलता है, टेंशन पैदा करता है। टेंशन, जब बॉल घूर्णन कर रही है टेंशन उस अवस्था में पैदा करेगी जब वो बॉल किसी सरफेस पे काम कर रही हो, ठीक। तो वो उस अवस्था में वो उसमें जो फ्रिक्शन होता है, फर्श जो सरफेस होता है गेंद के बीच में, तो वहाँ पे टेंशन पैदा होता है। अगर हम पार्श्व गति में तेज चलने की अगर हम बात करें तो पार्श्व गति का मतलब होता है रिवर्स स्विंग, यानी कि हम गेंद को तो आगे की ओर फेंके लेकिन जो गेंद का घूम रहा है वो ठीक उल्टी दिशा में वो घूमती है, तो वहाँ पे गेंद धीमी हो जाती है, तेज नहीं चलती। और ऑप्शन बी बल का प्रयोग से प्रतिरोध पैदा होता है। साधारण सी बात है, जब हम बल का प्रयोग करते हैं तो हमेशा प्रतिरोध को हटाने के लिए करते हैं, न कि बल से प्रतिरोध पैदा होता है।
बल का प्रयोग हम सिर्फ प्रतिरोध को हटाने के लिए ही करते हैं। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, वक्र मार्ग देती है। क्योंकि जब कोई गेंद घूर्णन करती है, घूमती है, तो उसे कर्व लाइन यानी कि वक्र मार्ग, घूमने वाले एक मार्ग पैदा होता है जिसको हम वक्र मार्ग कहते हैं। जब बॉल घूम रही है तो उसको एक गोल यानी कि मार्ग प्राप्त होता है और उस गोल मार्ग को ही तो हम वक्र मार्ग कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 है, ग्लैडिएटर कहाँ का प्रसिद्ध स्पर्धा है? रोम, एथेंस, स्पार्टा, डेनमार्क। डेनमार्क तो नेस्गेल जो थे उन्होंने जिम्नास्ट को बहुत बढ़ावा दिया था, स्कूलों में जिम्नास्ट को अनिवार्य बनाया था। एथेंस में अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं जैसे ओलंपिक खेल, पिथियम, स्थिमियन, निमियन खेल होते जिसमें दौड़ने की क्रियाएं, फेंकने की क्रियाएं, कूदने की क्रियाएं आदि कलाएं होती थी। स्पार्टा काल का मुख्य उद्देश्य था सैनिक तैयार करना होता था। और रोम, तो जो ऑप्शन उत्तर सही है इस प्रश्न का वो ऑप्शन ए, रोम है। रोम जब शासक एथेंस पे कब्जा कर लिया तो वहाँ पे अपना खेल शुरू किया ग्लैडिएटर। उसमें दो प्रतिस्पर्धक, दो खिलाड़ी होते थे, उनके बीच लड़ाई होती थी और ये लड़ाई तब तक चलती रहती थी जब तक एक खिलाड़ी उसमें का दम न तोड़ दे, तब तक ये खेल चलता रहता था। और ये खेल एथेंस के लोगों को डराने के लिए खिलाया जाता था ताकि ये लोग आपस में लड़ जाएं। प्रश्न संख्या 8 है, ग्रिप किस खेल में सर्वाधिक काम आती है? जिम्नास्टिक, हॉकी, फुटबॉल, कुश्ती। प्रश्न जो ऑप्शन ग्रिप यानी कि पकड़ना, जब हम किसी चीज़ को हाथ से पकड़ते हैं तो पकड़ने की जो कला होती है उसको हम ग्रिप कहते हैं। तो इसमें सर्वाधिक काम की बात करें, सर्वाधिक यानी सबसे अधिक किस खेल में उपयोग करते हैं, तो जो इसका ऑप्शन डी है, फुटबॉल में हाथ का कोई रोल होता नहीं, इसमें पैर से खेला जाता है इसलिए इसमें ग्रिप बनता नहीं। कुश्ती, कुश्ती भी एक द्वंद्वात्मक खेल है जिसमें युद्ध होता है, इसमें भी कहीं कहीं ग्रिप पकड़ की आवश्यकता पड़ती है। और जो ऑप्शन ए है जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक में तो भी जैसे पैरेलल बार पे, हॉर्स टेबल पे, हॉरिजॉन्टल बार पे, इवन बार पे जब हम कलाएं करते हैं तो वहाँ पे ग्रिप की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जिम्नास्टिक जो कई प्रकार की जो कई प्रकार के इवेंट होते हैं जिसमें ऐसे बहुत से इवेंट है जिसमें ग्रिप का प्रयोग नहीं होता है, जैसे फ्रंट रोल करना, बैक स्विंग करना, हवा में उछलना, इन सब चीज़ों में ग्रिप का प्रयोग नहीं होता। ग्रिप का प्रयोग कुछ इवेंट जैसे अनइवन बार पे, पैरेलल बार पे, हॉरिजॉन्टल बार पे होता है। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है हॉकी, ऑप्शन बी, इसमें हॉकी हमेशा हाथ से पकड़े ही रहना पड़ता है, इसलिए सर्वाधिक जो ग्रिप का उपयोग होता है वो हॉकी में होता है, स्टिक को पकड़ने के लिए। प्रश्न संख्या 9 है, अभिकथन और तर्क। अभिकथन ए है, शरीर में मांसपेशियां भार बनाती है, ठीक। तर्क उसका है आर, पेशियों के भार पर शरीर का भार निर्भर करता है। तो हम अगर अभिकथन की बात करें ए, कि शरीर में मांसपेशियां भार बनाती है, शरीर में भार 3 चीज़ों से बनता है, मसल मास यानी मांसपेशी भार से, बोन मास जो हमारी अस्थियां हड्डियां उससे, और फैट मास जो हमारे अंदर फैट बसा है इकट्ठा उससे। यानी कि फैट मास, बोन मास और मसल मास, 3 चीज़ों से हमारी शरीर की जो भार बनती है। तो इसमें जो अभिकथन है उसमें लिखा है शरीर में मांसपेशियां भार बनाती है, तो ये सही है क्योंकि शरीर में जो भार बनते हैं उसमें मांसपेशियों का रोल होता है। लेकिन तर्क आर कहता है कि पेशियों के भार पर
शरीर का भार निर्भर करता है। पेशियों के भार पर शरीर का भार तब निर्भर करता है जब सिर्फ पेशियों से ही भार का निर्माण होता है। पेशियों के साथ साथ इसमें इसके अलावा हमारा बोन मास और फैट मास भी शामिल होता है। इसलिए ये तर्क जो आ रहा है वो गलत है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, अभिकथन ए सही है और तर्क आर गलत है। बात है प्रश्न संख्या 10 पे। इसमें सुमेलित यानी मिलान करने वाला प्रश्न है। इसमें सूची 1 और सूची 2 है, दोनों को मिलान करने है। सही उत्तर किसमें? कुहनी, ऑप्शन ए है जो कुहनी। कुहनी एक प्रकार का हिंग्स ज्वाइंट है जिसमें दो प्रकार की मूवमेंट होती है, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। ठीक, यानी कि प्रसरण और विस्तारण। और ये क्रियाएं हिंग्स ज्वाइंट यानी कि कब्जेदार संधि पे होती है। ठीक, और गर्दन, गर्दन हमारा एक तरह से किलदार संधि के रूप में किलदार संधि होता है। जैसे कि जो हमारी सर्वाइकल बोन है, सर्वाइकल रिब्स, अरे सॉरी, जो रीढ़ की हड्डी आती है उसी में आके सेट होता है, तो वहाँ पे उसको कीलदार संधि या पिवट ज्वाइंट कहते हैं। इसमें रोटेशन होता है और रोटेशन, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन होता है। ठीक, और जो हमारी कार्पल बोन यानी कि जो कलाई की बोन होती है, ये कलाई की जो बोन होती है फिसलने वाली काम करती है, यानी कि ग्लिडिंग ज्वाइंट्स के नाम इसको हम कार्पल बोन जो होता है ग्लिडिंग ज्वाइंट होता है। इसमें संधियाँ एक दूसरे से फिसलती हैं, इसलिए इसका मिलान फिसलने वाली संधि से होता है। और नितंब यानी कि कुल्हे का जो जोड़ होता है उसको हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं, बाल और सॉकेट संधि, जिससे लगभग सभी प्रकार की जो मुख गति होती है, जैसे एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सरकमडक्शन, जो मूवमेंट है वो मूवमेंट यहाँ पे होती है। तो अगर हम कोहनी ए का मिलान कब्जेदार संधि 1 से करते हैं, और बी गर्दन का मिलान हम 2 किलदार संधि से करते हैं, कार्पल की मिलान हम फिसलने वाली संधि से करते हैं, और नितंब बाल और सॉकेट संधि से करते हैं। तो अगर विकल्प की बात करें तो इसमें विकल्प आएगा 1 2 3 4 क्रम से है, जो ऑप्शन बी में है 1 2 3 4, वो ऑप्शन इसमें जो विकल्प है बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, ये जो लिंक दिया गया है ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करें और ग्रुप को ज्वाइन करें। और कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। इसके लिए आप लोग को धन्यवाद।